नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही शानदार नया बुक आया है। जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें जो जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है वो सभी NCERT के क्लास 6 से 12 तक का प्रश्न पूछा जाता है। और इस बुक में NCERT बुक से क्लास 6 से 12 तक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज शानदार कलेक्शन है। इस बुक में एक एक प्रश्न NCERT क्लास 6 से 12 तक का है। इसलिए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जीके जीएस में शानदार एक्सेलेंट करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी प्रश्नों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका 2 वीडियो यानी क्लास 1 और 2 ये चैनल पर अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो अशोक ने अपने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को कहाँ भेजा था। तो ये सीरिया में भी भेजा था, मिस्र में भी भेजा था, श्रीलंका में भेजा था, यानी कि इन तीनों जगहों पर भेजा था। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, है ना। श्रीलंका से याद आ रहा होगा आपको, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अशोक ने किसको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहता है। ठीक है, बात करते हैं अशोक की। अशोक की किस वंश का शासक है। तो अशोक मौर्य वंश का शासक है। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का शासक है। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक किसका पौत्र था, यानी कि अशोक किसका पोता था, तो क्या होगा आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो ऐसे समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि बिंदुसार, ये या तो पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था या तो अशोक का पिता कौन था, तो बिंदुसार रहेगा ना। तो ऑप्शन में एक रहेगा आपको बिंबिसार भी, ये आपको कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए यहाँ पर उसको देखते हैं। बिंबिसार कौन था मालूम, ये बिंबिसार है। और मौर्य वंश का जो है अशोक का पिता है वो बिंदुसार है ना, बिंदुसार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। बिंबिसार कौन है, ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। और अशोक का पिता जो है ये बिंदुसार है ना। अशोक का पिता बिंदुसार और बिंदुसार का पिता था चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया अशोक। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हो गया बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र है अशोक। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से कई क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है। तो अशोक का पूरा नाम मास्की अभिलेख में मिलता है, ये याद रखना है। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न जो कि बताएंगे आपको अति महत्वपूर्ण बताएंगे। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है ना, नोट करते जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अशोक का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अशोक के जन्म की बात करें तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अच्छा अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 13वें शिलालेख में है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है, अच्छा अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख लिखा गया ब्राह्मणी लिपि में, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। और धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने ही करवाया था। ठीक है, याद रखना है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब नए क्वेश्चन धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, धामे का स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और धामे का स्तूप उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, तो उसे कहा जाता था, पद मिलता था उसको राज्यपाल का पद, है ना, गवर्नर। ठीक है, मौर्य काल में अक्सर राजकुमारों को राज्यपाल या गवर्नर का पद दिया जाता था। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है
कि मौर्य वंश के राजा होने से पहले सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? ये उज्जैन के राज्यपाल थे, है ना, अशोक। ठीक है, मौर्य वंश के राजा होने से पहले सम्राट अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, ये याद रखना है। बात करते मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य को ही कहा जाता है कौटिल्य भी और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको आसानी से याद होते जाएगा और उतना जीके जीएस आसान होते जाएगा और उतना आपका क्या है ना कॉन्फिडेंस जीके जीएस में बढ़ेगा और आप 100 में 100 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रिवीजन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जितना अधिक से अधिक रिवीजन करते हैं उतना आपको आसानी से याद हो जाता है और उसे भूलते भी नहीं आप कभी। ठीक है, तो रिवीजन जब भी मौका मिले, कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में पूछ ले तो क्या चाणक्य है, जिसे कौटिल्य कहा जाता है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है? तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, याद रखना है, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलता है। अच्छा, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है? गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलता है। इसे याद कैसे रखना है? एक अगर याद कर लेते हैं अच्छे से तो दूसरा क्या ऑटोमेटिक आप ऑप्शन देख के भी छांट के मार सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। इसे याद ऐसे रखना है कि वायु गुप्त बहती है, वायु गुप्त बहती है, यानी कि वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? बड़े आकार के कारण। तो भारत का बड़े आकार भी एक कारण है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये सही है। दूसरा क्या? समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बंटे होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, इसका 1 और 2 दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर होता है सी। देखिए, भारत के बारे में जैसे बोला है कि समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बंटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये सही है। देखिए, जैसे कि इंडिया का अगर मैप देखते हैं तो भारत का मैप अगर देखते हैं तो इधर क्या है, समुद्र की बात करते हैं तो इधर देखिए आपका अरब सागर हो जाता है। ठीक है, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर क्या बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी और पर्वत, तो ये पूरा एरिया जो है इस साइड क्या है, पूरा हिमालय पर्वत है ना, पहाड़ियाँ हैं। तो इसके वजह से इसे, और इसका आकार इंडिया का बड़ा है तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश है? तो 7 देश है। ठीक है, अब कौन कौन सा है वो भी याद रखना है क्योंकि पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए 7 देश कौन कौन सा है? एक तो भारत हो गया, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये 4 हो गया, याद रखना है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, फिर भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश है भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी अफगानिस्तान को भी जोड़ दिया जाता है लेकिन उसको ध्यान उतना नहीं रखना। ठीक है, तो 7 देश कौन कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का यूज किया जाता था? तो चित्रित, धूसर, मृदभांड का प्रयोग किया जाता था, है ना। चित्रित यानी उसमें चित्र उसमें किया हुआ रहता था, है ना, चित्र पारा हुआ रहता था। धूसर यानी कि कलर उसका रहता था धूसर, और मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन होता था। ठीक है, तो यही कहा गया है महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित, धूसर, मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं महाजन पद की। तो 16 महाजन की पद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुतर निकाय में मिलता है। ठीक है, 16 महाजन पद के बारे में जानकारी जो है, 16 महाजन पद की वर्णन जो है ये बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो ये याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा जैन ग्रंथ में 16 महाजन पद की जानकारी मिलता है, तो जैन ग्रंथ है
भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं 16 महाजनपद है कौन कौन सा। ठीक है, ये भी मोटा मोटे क्या सरसरी निगाहों से एक बार देख लेना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 16 महाजनपद में कई महाजनपद है जो अति महत्वपूर्ण है, उसकी राजधानी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 16 महाजनपद कौन कौन सा है, पहले ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए अंग, मगध, कौशल, काशी। ठीक है, ये 4 हुआ, अंग, मगध, कौशल, काशी। फिर है बज्जी, मल्ल, चेदी, कुरु, है ना, बज्जी, मल्ल, चेदी, कुरु, ये 8 हो गया। फिर आगे चलते हैं पंचाल, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, है ना, पंचाल, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, ये 12 हो गया। फिर है अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद है। एक बार फिर समझिए, देखिए 16 महाजनपद है अंग, मगध, कौशल, काशी, बज्जी, मल्ल, चेदी, कुरु, पंचाल, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, तो ये 16 महाजनपद है। अब क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे अंग की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, याद रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपद में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। कौशल, श्रावस्ती, कौशल, श्रावस्ती, याद रख लेना है सभी को, है ना, कौशल, श्रावस्ती। देखिए अंग की राजधानी चंपा, तो इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए अंग में भी देखिए वॉइस जो आ रहा है ओ में अनुसार, और इसकी राजधानी जो है चंपा, चो में अनुसार, है ना, अनुसार वाला दोनों आ रहा है, तो ऐसे रिलेट करके याद करिएगा, तो क्या ऑप्शन छांट के भी आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो अंग की राजधानी हो गया चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, ये तो आदि याद ही होगा आपको, है ना, और कौशल, श्रावस्ती, कौशल, श्रावस्ती, देखिए कौशल में वॉइस देखिए, कौशल, श्रावस्ती, कौशल, श्रावस्ती हो गया। काशी, वाराणसी, काशी, वाराणसी, तो आपको मालूम है वो काशी को पहले बनारस, दोनों एक ही जगह है ना, एक ही कहा जाता है काशी को ही बनारस, तो काशी की राजधानी कहाँ थी, बनारस थी। ठीक है, और बज्जी की वैशाली, देखिए नाम से भी बज्जी, वैशाली, बो से बज्जी, बो से वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी, वैशाली, बज्जी, वैशाली। कुरु, इंद्रप्रस्थ, अब देखिए कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु में भी रो और इंद्र रो ऐसे वॉइस आ रहा है ना, तो ऐसे याद रखना है रिलेट करके। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वत्स के कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स, कौशाम्बी, वत्स, कौशाम्बी, वत्स के कौशाम्बी। मत्स्य के विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और गांधार का तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, एक बार फिर समझिए, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगिरी, कौशल, श्रावस्ती, काशी, वाराणसी, बज्जी, वैशाली, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वत्स, कौशाम्बी, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, गांधार का तक्षशिला। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपियों का क्या महत्व है। तो पांडुलिपियों का महत्व क्या है, देखिए पांडुलिपि क्या है, एक लेखन है। ठीक है, लिखा जाता था पहले, क्या है कि पत्तों पे लिखा जाता था, जैसे भोजपत्र होता था उस पे लिखा जाता था, तो उसे ये है पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि का महत्व क्या था कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, तो ये सही है। ठीक है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा पहले पांडुलिपियों के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, फिर दूसरा क्या, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं वो व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। और स्तंभ लेखों के अध्ययन में पांडुलिपियों का भी यूज किया जाता था, ये भी सही है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, पांडुलिपियों का महत्व इस सभी है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं वो व्यवहारों की चर्चा, और स्तंभ लेखों के अध्ययन में इसका काफ़ी महत्व था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं, ये चारों सही था है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी मालूम, देखिए कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की पहली राजधानी कहाँ थी, तो कुषाणों की पहली राजधानी थी पेशावर, है ना, पेशावर जिसे पहले पुरुषपुर कहा जाता था। तो कुषाणों की राजधानी
पहली राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा था। ठीक है, याद रखना है। और कुषाण की रही बात, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था मालूम? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, है ना, कुजुल कड़फिसेस। कुजुल ऐसे लिख देंगे, कुजुल और कड़फिसेस, कड़फिसेस यानी कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, ये कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है। अच्छा, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुषाण के बारे में और जानकारी अगर चाहते हैं, जैसे देखिए कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क, जैसे अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। फिर पूछेगा कि आपको चरक किसके दरबार में रहता था? तो ये भी कनिष्क के दरबार में रहता था। और नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहता था। किसके? कनिष्क के दरबार में। इसे याद ऐसे रख लेना, अचानक। अचानक यानी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये सभी कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लेना है, एक शब्द बोलना, अचानक यानी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है। अच्छा, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने ही किया था। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत कनिष्क ने किया था। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाणों ने ही चलाया था। ठीक है, ये याद रखना है। और रही बात किसकी, ये राजगिरी कौन, ये क्या था? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन यानी कि बंदरगाह यानी कि पोर्ट, तो अरिकामेडु ये बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित था? तो ये था पुदुचेरी में। ठीक है, अरिकामेडु पुदुचेरी, अरिकामेडु पुदुचेरी में था। ठीक है, तो ये अरिकामेडु प्राचीन बंदरगाह। अभी क्या वर्तमान बंदरगाह के बारे में कई बार पूछा जाता है, जैसे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है? तो नौहाबा सोवा बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। और नौहाबा सोवा बंदरगाह यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, कुछ बंदरगाह के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये बंदरगाह है कहाँ? ठीक है, तो ये भी याद रखना, जैसे कि मोरमुगाओ है ना, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है। इसे याद ऐसे रख लेना है, आसानी से याद रहेगा। मोरमुगाओ, गाओ यानी गोवा है ना, मोरमुगाओ बंदरगाह यानी कि गोवा में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? तो कोचीन मालूम है आपको, केरल में है, तो कोचीन बंदरगाह केरल में है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा में है। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में, इसे याद ऐसे रख लीजिए, पारादीप यानी दीप जो है वो क्या है, जब जलता है दीप तो उड़ता है ना, है ना, ऐसे लहराता है, उड़ता है, तो दीप उड़ता है, तो यानी पारादीप उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। हल्दिया, एक है हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह जो वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। और एक है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। इसे याद ऐसे रख लेना है कि रात को कांड हो गया है ना, रात को कांड हो गया, यानी कांडला बंदरगाह गुजरात में, रात गुजरात है ना, रात में कांड हो गया, कांडला बंदरगाह गुजरात में, कांडला गुजरात में है। तो ऐसे याद रख लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, जातक संबंधित किससे? तो बौद्ध धर्म से, क्योंकि जातक क्या है? जातक में बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं, है ना, पिछले जन्म की, यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि जातक है, तो जातक क्या है? भगवान बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया हुआ जातक कथा में। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की बात है, तो ये बौद्ध अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है इसको, जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा? तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा, जातक कथाएं जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना, जातक कथाएं पाली भाषा में लिखा गया है। अच्छा, बुद्ध ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में ही दिया था।
यानी कि भगवान बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध के, अधिकतर जो भी है ये सब पाली भाषा में होता था। और जैन धर्म का है वो प्राकृतिक भाषा में है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जैन धर्म की शिक्षा जो है किस भाषा में दिया जाता था, तो प्राकृत भाषा में दिया जाता था। अब बौद्ध धर्म की पाली भाषा में दिया जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो ये बेल्लला कहा जाता था, है ना। कहीं आपको बेल्लार भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में बेल्लला ये लिखा गया, ठीक है। तो इसे बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेल्लला कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आता है कि साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता है, यानी कि हल चलाने वाले को, किसानों को साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था? तो उनवार कहा जाता था, है ना, उनवार, ये वाला साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था, ठीक है, ये याद रखना है। और भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो भूमिहीन मजदूरों को दास कडेसियार या तो अधिमयी कहा जाता था। दास कडेसियार या तो अधिमयी कहा जाता है किसे? भूमिहीन मजदूरों को। तो यहाँ 3 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण याद रखना है। बड़े भूस्वामियों को बेल्लला कहा जाता था, और साधारण हलवाओं को उनवार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूरों को अधिमयी या तो दास कडेसियार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाला कंधार अभिलेख, यानी कंधार ये अफगानिस्तान में ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो अभिलेख मिला था इसके बारे में पूछ रहा है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। तो ये क्या है? सही है, ठीक है। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, ये सही है। फिर आगे लिखा है कि इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है, तो ये गलत है। क्यों मालूम? देखिए, अफगानिस्तान से जो भी अशोक का अभिलेख मिला था वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया था, ठीक है। अफगानिस्तान से मिले अशोक के अभिलेख या शिलालेख किस लिपि में था? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि में था। यहाँ क्या लिखा है? ब्राह्मणी लिपि में। ये गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है? केवल 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना क्या? अफगानिस्तान से मिला अशोक का शिलालेख जो है ग्रीक और अरमाइक ये 2 लिपि में लिखा गया था, उसमें लिखा हुआ पाया था, ठीक है, ये 2 लिपि में। और पाकिस्तान से जो अशोक का अभिलेख मिला था वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था, ठीक है, याद रखना है। अफगानिस्तान से ग्रीक और अरमाइक, पाकिस्तान से अशोक का अभिलेख जो मिला था वो खरोष्ठी लिपि में था, और शेष भारत से जो अशोक का अभिलेख मिला है उसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अशोक का जो है अधिकतर अभिलेख जो है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं किसका? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान से और 2 क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा? भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वो अफगानिस्तान ही है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी है ना। तो ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 61। ये सभी क्वेश्चन है ना अति महत्वपूर्ण है, सभी एक एक प्रश्न को आपको याद रखना है। ये वैसे प्रश्न है जब एग्ज़ाम आप देते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, जब एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जो आप नहीं पढ़े रहते हैं, तो आप जैसे एग्ज़ाम देकर आते हैं छूट जाता है वो क्वेश्चन, तो सोचते हैं, बोलते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो कभी हम पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही सब क्वेश्चन रहता है जो कि वहाँ 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन डाल दिया जाता है, नया क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए अगर एनसीईआरटी का अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में कहा गया है कि पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है। तो पुरातात्विक स्रोत में कौन सा चीज़ें? पुरातात्विक स्रोत मतलब होता है क्या? देखिए, जो कि प्राचीन जो प्राचीन जो चीज़ें होती हैं, जो कि प्राचीन धरोहर होता है, ठीक है, जो प्राचीन जो पूर्वजों द्वारा है, जैसे कि अभिलेख हो गया, ठीक है, या तो मिट्टी के बर्तन हो गया, कुछ भी इसमें सभी शामिल हो सकता है जो कि प्राचीन है। पुरातत्व अवशेष है जो कि अब नहीं मिलता है, ठीक है, अब बड़ी मुश्किल से मिलता है, और उसको संरक्षित करके रखा जा सके ताकि आने वाली पीढ़ी उसे देखे कि ये प्राचीन चीज़ें हैं, ये है ना। तो वो पुरातात्विक स्रोत में आता है, इसमें सभी चीज़ें आ सकती है। ये
ये अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियाँ, धातु, औजार और आभूषण, ये सभी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये शामिल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें सभी चीज़ आ सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो सभी हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राचीन जो स्मारक है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक, वस्तु या तो स्थान का संरक्षण किस अनुच्छेद में है ना। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आता है, तो ये है अनुच्छेद 49 में। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है या वस्तु है या तो स्थान है, उसका संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 49 में है। ठीक है, अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। ठीक है, क्या पूछा, प्रारंभिक मानव जो आदि मानव की बात कर रहा है, पहले जो मानव था आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो क्यों घूमते थे मालूम, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पहला क्या है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, ये सही है। ठीक है, इसलिए दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि एक जगह ये लोग रुकते थे तो क्या वहाँ के फल, वृक्ष और जानवर खाकर समाप्त कर देता था, फिर वहाँ नहीं रहता था कुछ खाने पीने के लिए इनको, तो ये क्या दूसरी जगह फिर चले जाते थे। ठीक है, तो ये सही है, इसीलिए घूमते थे। ठीक है, दूसरा क्या, शिकार ढूंढने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये भी सही है। शिकार ढूंढने के लिए ये लोग क्या, घुमंतू था, है ना, घुमंतू यानी घुमक्कड़ था, इसको ये लोग घूमते रहता था, इसको घुमक्कड़ कहा जाता था। फिर क्या है, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। जैसे आपके पास अगर घास नहीं है, चारा नहीं है, तो या तो चारा ख़त्म हो गया फिर दूसरे जगह जाते थे, ये भी सही है। मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। जैसे एक जगह है और वहाँ पर काफ़ी बरसात हो रही है, उनको परेशानी हो रही है बारिश से, ठीक है, तो अगर उनको लगे था कि चलो आगे चलते, वहाँ बारिश नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ चले जाते थे। ठीक, वहाँ मौसम दूसरा है, तो मौसम बदलने के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 कि आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहत सिक्का के बारे में विचार करना है। पहला ऑप्शन क्या है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, तो ये तो सही है। ठीक है, ये क्या है, सामान्यतः आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। तो और फिर दूसरा ऑप्शन क्या मालूम, आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, ये पूछा क्या है मालूम, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए ये तो सही है। पहले क्या है, जैसे कि अभी क्या है, देखिए कोई मशीन है अभी नया है जिसको सिक्के को बहुत अच्छा से ढाला जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय ये नहीं था। पहले क्या है, आहत सिक्के यानी कि ठप्पा मार देता था, कोई चीज़ से वजन से ठप्पा मार देता था, वो किसी भी आकार में, आयताकार चाहे वर्गाकार चाहे गोलाकार किसी भी तरह हो जाता था, जो जिस तरह रहता था उसमें मोहर मार के वो सिक्का हो जाता था। ठीक है, वो आहत सिक्का कहलाता था पहले, तो ये सही है। फिर क्या, आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि आहत सिक्का ढालकर उस समय नहीं बनाया जाता था। ठीक है, तो गलत पूछा तो यही गलत है। ठीक है, ये फिर क्या, यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये भी सही है। ठीक है, चांदी या तांबे का सिक्का बनाया जाता था। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन गलत है, तो केवल 2 गलत है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपये के नोट या सिक्के पे किसका, केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये के अलावा जो सभी रुपया है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में अभी आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। अच्छा, सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है,
तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया, ये याद रखना है। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को, है ना, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा के अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? तो सुनारों का भी मिलता है, लोहार एवं बुनकरों का भी मिलता है, टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी मिलता है। ठीक है, मथुरा के अभिलेख में ये तीनों का उल्लेख मिलता है, सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, ये सभी का उल्लेख मिलता है। यानी इसका आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, मथुरा के अभिलेखों में। अब मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मथुरा से एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, पीछे बताए थे कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा था, है ना। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा, पहली राजधानी पेशावर था, जो कि पाकिस्तान में पेशावर। और मथुरा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में कुषाणों की ये दूसरी राजधानी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संगमकालीन व्यापारी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पे चलते हैं। पहला क्या है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। तो संगमकालीन जो व्यापार था वो सामान को ले जाने के लिए ना समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग, ये दोनों का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ क्या लिखा? केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये कथन सही नहीं है। पूछा कौन कथन सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है। दूसरा क्या है? दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ये सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, और फिर क्या है? दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के, सोने के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। ये और ये सही है। ठीक है, पूछा गलत कौन? ये गलत है, क्योंकि व्यापारी लोग जो है संगमकालीन ये समुद्र मार्ग और सड़क मार्ग दोनों का प्रयोग करता था। ठीक है, अच्छा, संगम काल में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो संगम काल में 3 राजवंशों ने शासन किया था, चेर, चोल और पांड्य राजवंश। ठीक है, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश ने संगम काल में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो बुद्ध की जीवनी है क्या? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। ठीक है, अच्छा, अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो अश्वघोष आपको याद करवाए थे 3 अति महत्वपूर्ण, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, याद रख लेना इसको। क्या? अचानक। तो ये कम से कम 3 जो महत्वपूर्ण है ये आपको याद रहेगा, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये तीनों ये कनिष्क के दरबार में रहता था, है ना। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहता था। तो एक शब्द याद रखना आपको, अचानक, इसे याद रहेगा, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, ये याद रखना है। और पार्श्व और वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहता था। एक है पार्श्व और वसुमित्र, ये भी कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं ये आनंद कौन है? तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, है ना। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। और सूत पिटक की रचना किसने किया था? तो आनंद ने ही किया था। ठीक है, सूत पिटक की रचना आनंद ने ही किया था, ये याद रखना है। अच्छा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और महाविभास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वसुमित्र है ना। महाविभास ग्रंथ के लेखक वसुमित्र है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था, और पार्श्व और वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में तो इसमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है
कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। तो ये बात सही है। बौद्ध भिक्षु, बौद्ध लोग क्या है, श्रीलंका में भी, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में ये पूरे फैल गया था। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या है, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी सही है। ठीक है, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप ये ज़्यादा प्रचलित था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। ठीक है, जैसे कि स्तूप है ये। ठीक है, ये स्तूप है। अब इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता था। ठीक है, वो क्या कहलाता था, है ना? चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ ये क्या कहलाता था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पथ जो है वृत्ताकार पथ ये कहलाता था क्या, प्रदक्षिणा कहलाता था। मालूम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो वृत्ताकार पथ है स्तूप के चारों ओर ये प्रदक्षिणा कहलाता था, यानी कि परिक्रमा करने वाला, है ना? परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा ये कहलाता था। ठीक है, अब स्तूप की बात आई है यहाँ, तो कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको यहाँ पर रिवीजन करना चाहिए। कौन कौन सा है, जैसे देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्तूप कौन सा मालूम? दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप ये केसरिया स्तूप है। केसरिया स्तूप कहाँ है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप इसे खोज हुआ है केसरिया में, 104 फीट का है। और जो इंडोनेशिया के जावा में जो स्थित है बोरोबुदुर का स्तूप, वो उसका ऊंचाई है 103 फीट। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा में जो है बोरोबुदुर का स्तूप, या तो बोरोबुदुर का मंदिर भी कहा जाता है, बौद्ध मठ है, वहाँ बौद्ध स्तूप है, उसकी ऊंचाई 103 फीट है। लेकिन केसरिया का जो स्तूप है पूर्वी चंपारण में है, 104 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप अगर पूछे तो केसरिया स्तूप है जो कि पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ? मध्य प्रदेश में। और धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने ही करवाया था। धामे का स्तूप कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा, स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो स्तूप जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मृत्यु का वो प्रतीक है, मृत्यु से जुड़ा हुआ है स्तूप। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करता था? तो किस आधार पर करता था? ठीक है, तो इसका और ऑप्शन देखते हैं। 69 का है, 69 में है। इसमें पूछा क्या है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो पहला क्या है, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए प्रारंभिक मानव, पहले वाला मानव, ये तो कोई भी हो मानव, क्या किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करता था? जिसके बीमार कम होने की संभावना हो, यानी उसको बीमारी जल्दी नहीं हो, उस टाइप के पौधे और जानवर का चयन करते थे। ये सही है। फिर क्या, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, ये भी सही है कि बड़े दाने और मजबूत डंठल, यानी कि जिसके मजबूत टहनियाँ मजबूत होता है या जो कि टूटे नहीं जल्दी, उसका ये लोग चयन करते थे। और अहिंसक जानवर का ये लोग चयन करते थे, यानी जो अहिंसक हो, यानी कि अच्छा हो। ठीक है, जैसे कि वफादार जानवर हो, जैसे कि कुत्ता हो गया, तो इस टाइप के जानवर का ये चयन करते थे, यानी कि तीनों इसका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन था पुहार। ठीक है, पुहार या तो कावेरी पट्टनम भी इसे कहा जाता है। पुहार या कावेरी पट्टनम ये चोलों का बंदरगाह था। ठीक है, अब मदुरई क्या था? ये पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। ठीक है, अच्छा, बंदरगाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो भी पूछा जाता है। जैसे कि चटगांव बंदरगाह किस देश का, ये पूछ लिया जाएगा कि चटगांव बंदरगाह किस देश में है? तो बांग्लादेश में है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? तो श्रीलंका में है। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। और चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, और एक चीज़ है कि आप लोग कुछ न कुछ अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, है ना। कमेंट करने से क्या है, अच्छा लगता है, पढ़ाने में मज़ा आता है और एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है। इसलिए कमेंट रेगुलर बेसिस पे आप लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बुर्ज होम के बारे में क्या है? पहला, बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये सही है। ठीक है, ये सही है, क्योंकि जैसे बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते था, जिसे गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, जिसे गर्तवास कहा जाता था। तो बुर्ज होम से ही ना एक साक्ष्य मिला था, जो कि मानव कंकाल के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ था ना। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या? पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 और 2 दोनों इसका सत्य है। ठीक है, दोनों इसका करेक्ट आंसर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, याद रखना है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो बुर्ज होम से मिला था। बुर्ज होम अभी वर्तमान में कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और बुर्ज होम के लोग जो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे उसे गर्तवास कहा जाता था, है ना, गर्तवास। ठीक है, याद रखना, गर्तवास कहा जाता था। नेक्स्ट है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो कुषाणों के समय बौद्ध धर्म का महायान शाखा का विकास हुआ था। ठीक है, देखिए कुषाणों के समय यानी कि कनिष्क के समय हुआ ना, तो उसका चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। और बौद्ध धर्म का पहली बार जो है ना चौथी बौद्ध संगीति में ही हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो 2 शाखा में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। तो ये कुषाण के समय ही हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के समय हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कुषाण की। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, जब भी मौका मिले रिवीजन करना, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको जब भी मौका मिले रिवीजन करना। जैसे कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़भिसेस था, है ना। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़भिसेस था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा था। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाणों ने ही चलाया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। तो वस्तु है और ये आयात कहाँ से किया जाता था? तो हड़प्पा काल में जैसे कि तांबा है, तांबा का आयात उस समय राजस्थान से ही किया जाता था। ठीक है, तांबा का आयात राजस्थान से किया जाता था। और टीन का आयात जो है ये अफ़गानिस्तान से किया जाता था। और सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। टीन तांबा का है राजस्थान से, टीन अफ़गानिस्तान से, और सोना का आयात कर्नाटक से किया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। 1 का बी और 2 का ए और 3 का सी। ठीक है, अच्छा, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? यानी कि ये अंत जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था उसका कारण क्या था? तो देखिए, उसका कारण
था कि नदियों के सूखने के कारण, ये भी कारण एक था। जंगलों के विनाश होने के कारण, ये भी था। चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, ये भी सही है। बाढ़ के कारण, ये भी हड़प्पा सभ्यता के अंत का एक कारण है। और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ये भी हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण क्या है। नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो गया तो उसका परिणाम फिर क्या हुआ? ठीक है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? पहला ऑप्शन क्या है कि हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ये सही है। जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया था। मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। कच्चे माल का आयात घट गया था, ये भी सही है। और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा सही उत्तर चुनें, तो ये चारों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।